हेलो एवरीवन। तो आज हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जनरली हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लोकल एंड सिस्टमिक। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, लोकल लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा एंड सिस्टमिक सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो डिवीज़न है ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्रग एक्शन कहाँ प्रोड्यूस कर रही है। हो सकता है एक ही जगह पे अप्लाई करने पे कोई ड्रग किसी फॉर्म में लोकल एक्शन प्रोड्यूस करती हो और दूसरी ड्रग किसी दूसरे फॉर्म में अप्लाई करने पे सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करती हो। सिर्फ इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि वो ड्रग एक्शन कहाँ प्रोड्यूस कर रही है, लोकली प्रोड्यूस कर रही है कि सिस्टमिकली प्रोड्यूस कर रही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लोकल में हमने देखा 5 तरीके के यूजुअली रूट्स हो सकते हैं। पहला टॉपिकल एप्लीकेशन, दूसरा इंट्राथीकल, तीसरा इंट्रा आर्टिकुलर, चौथा रेट्रोबल्बर और इंट्रा आर्टीरियल। ठीक है, अभी अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। सिस्टमिक में जनरली दो बेसिकली पार्ट में हम बांट सकते हैं, इंटरल एंड पार इंटरल। इंटरल मतलब जो थ्रू इंटेस्टाइन होके जाते हैं, जीआईटी के थ्रू होके जाते हैं, और पार इंटरल जो इंटेस्टाइन्स को बाईपास करके जाते हैं, पार करके जाते हैं। तो इंटरल में ओरल और रेक्टल रूट्स आते हैं और पार इंटरल में आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल, इनहेलेशनल। अभी हम लोग इन सबको डिटेल्स में देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोकल रूट्स पे आते हैं। तो लोकल रूट में सबसे बड़ी बात चीज़ होगी कि इनका एक्शन जो इफेक्ट होगा वो होगा लोकलाइज्ड। ये हमेशा याद रखना है, इफेक्ट पे ही ये रूट डिटरमाइन होंगे। अब इनमें कौन कौन से हो सकते थे? टॉपिकल एप्लीकेशन, जो आप क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिनका इफ़ेक्ट लोकली आता है एक्जिमा के लिए और पर्पसेस के लिए, तो वो लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स होती हैं, वो लोकल रूट्स में आएंगे। जनरली ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करते हैं, क्रीम ऑइंटमेंट्स इनके अंडर आएंगी। इनके अलावा स्किन पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने के अलावा जो टॉपिकल एप्लीकेशन की बात होती है, कुछ ऐसी ड्रग जो जीआई म्यूकोसा पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे काम करती हैं बट एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, वो भी लोकल रूट के अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल सुक्राल्फेट इज वन ऑफ दोज ड्रग्स जो लोकली एक्शन प्रोड्यूस करती है रेदर देन बीइंग एब्जॉर्ब। इसके अलावा इरिगेटिंग सॉल्यूशंस टू वेरियस मेम्ब्रेन्स, बहुत मेम्ब्रेन्स को हम इरिगेट करने के लिए सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, पोविडीन, आयोडीन यूज़ करते हैं यूरिथ्रा के लिए और सरफेसेस के लिए, वो भी लोकल रूट्स में ही आएंगे। इसके अलावा हमने लोकल रूट्स में दूसरा पार्ट देखा था इंट्रा आर्टिकुलर। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को जोड़ों में इंजेक्शन दिया जाता है, नी जॉइंट में इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर जॉइंट में ही एक्शन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन दिया जाता है नी जॉइंट में इन पर्टिकुलर पेनफुल कंडीशंस या ऑन अदर नी कंडीशंस, तो ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहे जाते हैं। ये उसी आर्टिकुलर पार्ट में ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये भी लोकल एक्शन के अंडर आएंगे। इंट्राथीकल इंजेक्शन, इंट्राथीकल जो थीका के अंडर में दिया जाता है वो भी लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। रेट्रोबल्बर इंजेक्शन बिहाइंड द आई वॉल्स जो होते हैं, कई बार कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत कॉशसली दिए जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट एडवाइस के साथ दिए जा सकते हैं किन्हीं केसेस में, तो वो भी लोकल एक्शन प्रोड्यूस किए करेंगे। इंट्रा आर्टीरियल, बहुत सारी कंट्रास्ट डाइज जो होती हैं एंजियोग्राफी में, उनको हम क्लोज इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी लोकल ही एक्शन के अंडर में आएंगे। अब हम आते हैं सिस्टमिक पार्ट पे। तो सिस्टमिक में सबसे पहली बार, अगेन सिस्टमिक मतलब वो सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ओरल, जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। तो ओरल जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बहुत सेफ तरीका है, इकोनॉमिकल होता है,
ईजी टू यूज़ होता है, कॉम्प्लायंस अच्छा होता है, पेशेंट खुद से ले लेता है, फॉलो बहुत अच्छे से कर लेता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से डे टू डे लाइफ में हम ओरल ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं और ये ओरल रूट ऑफ एप्लीकेशन होता है। लेकिन इनकी हर रूट की कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो इसकी क्या परेशानी है? इमरजेंसीज़ में ये बहुत काम नहीं आता है, इमरजेंसी के लिए एक्शन बहुत डिले हो जाता है। कई ऐसी ड्रग्स जो अनपैलेटेबल हैं टेस्ट की वजह से, स्मेल की वजह से, वो हम इसके थ्रू नहीं दे पाते हैं। हालांकि इसका सल्यूशन होता है कि हम उसको कुछ कोटिंग कर सकते हैं, हम उसको कैप्सूल फॉर्म में ले आ सकते हैं, बहुत तरीके से हम उसको मास्क कर सकते हैं। तो उसको हम चेंज करके थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो, बट उसके ओरिजिनल फॉर्म में जो कि अनपैलेटेबल फॉर्म था उसमें हम नहीं दे पाते हैं। ऐसी ड्रग्स जो जनरली गैस्ट्रिक जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको ओरली देना बहुत मुश्किल होता है, अगेन उसके लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आती हैं, हम उसके टाइप ऑफ ड्रग फॉर्म चेंज करते हैं तो हम उसको दे सकते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए देना बहुत मुश्किल होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए देना ओरल रूट से बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हमारा ओरल रूट डेफिशिएंसी शो करता है। वो ड्रग्स जो नोज़िया एंड वॉमिटिंग कॉज करती हैं, वो उनको देना बहुत मुश्किल होता है अगर हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट नोज़िया वॉमिटिंग कॉज करना नहीं हो तो। याद रखिएगा, कुछ ड्रग्स हो सकता है इसीलिए यूज़ की जा रही हो कि वो नोज़िया प्रोड्यूस कर रही हो, वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर रही हो। उन ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो ड्रग्स जिनका एक्शन तो कुछ और था लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट था वॉमिटिंग का, अगर हम ओरली देते हैं तो पेशेंट तुरंत वॉमिट कर देगा, ड्रग बाहर आ जाएगी, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। याद रखना होता है ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक प्रॉब्लम कर सकता है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है और बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये हम आगे फर्दर 2-3 क्लासेस में इसमें डील करेंगे। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक टर्म होता है, उसको हम लेटर डील करेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं सबलिंगुअल रूट पे। ओरल रूट दिया आपने, ओरली ड्रग को इंजेस्ट किया था। सबलिंगुअल क्या हुआ? आपने मुंह में जीभ के नीचे रख लिया, टंग के नीचे रख लिया, बक्कल रूट भी कई बार इसको कहते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि क्या क्या ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो सबलिंगुअली यूज़ करें और सबलिंगुअल के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो सबलिंगुअल फास्ट बहुत होता है, इट इज़ क्वाइट अ फास्ट रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है बीनीथ द टंग से। केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है। हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एब्जॉर्प्शन करना है, एक मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगेन आगे फर्दर क्लासेस में ड्रग एब्जॉर्प्शन जब हम शुरू करेंगे तब वहाँ पे इसको डिटेल में डील करेंगे। केवल नॉन इरिटेटिंग ड्रग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर लोकली इरिटेशन हो गया तो दैट विल बी अनदर प्रॉब्लम। ये रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है। आपने यहाँ देखा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सबलिंगुअल रूट बाईपास कर देता है लिवर को, और साथ में ही गैस्ट्रिक जूसेस को भी बाईपास कर देता है, तो उनसे भी डिस्ट्रक्शन का खतरा नहीं रहता है। काफ़ी रैपिड होता है, तो कई बार इमरजेंसीज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग आप जानना चाहते हैं तो GTN ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइड जो होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है, और भी ड्रग्स एग्जाम्पल होती हैं। इसका एक निमोनिक आसान तरीके से हो सकता है सबलिंगुअल GFR, जिसमें S जो है सबलिंगुअल को डिनोट करता है, L जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को करता है, N जो है नॉन इरिटेटिंग को डिनोट करता है, GFR का G जो होता है गैस्ट्रिक जूसेस से और डिस्ट्रक्शन अवॉइड कर रहे हैं उसको डिनोट करता है, F फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर रहा है, और R रैपिड है, इसको डिनोट करता है। चलिए अब हम आते हैं रेक्टल रूट पे। एक रूट हो गया रेक्टल रूट पे। सपोजिटरीज जो रेक्टल रूट के थ्रू, जो रेक्टल वे के थ्रू हमने ड्रग इंसर्ट की, वो सपोजिटरीज कही जाती हैं। और कई बार हम इनीमा भी देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो रिटेंशन इनीमा, जो इनीमा रिटेन किया जाए थोड़ी देर ताकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो सके, वो इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। अब
इस रूट का यूज़ कहाँ आता है? अगर कोई ड्रग, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और हम को कोई ड्रग देनी है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में हम नहीं दे पा रहे हैं, पेशेंट या तो सीवियर वॉमिट कर रहा है, तो इन सर्टेन कंडीशंस हम रेक्टल रूट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइज़ेपाम बच्चों में, पैरासीटामोल, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस रूट की थोड़ी सी परेशानियां होती हैं कि ये बहुत स्लो होता है, इरेगुलर होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत इरेगुलर होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। कितनी परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब होगी ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इसकी भी वजह होती है क्योंकि 50% इसका जो होता है वो होता है एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन से एब्जॉर्ब होता है और 50% इंटरनल हेमोराइडल वेन से एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो 50% एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन से एब्जॉर्ब हो रहा है ये तो बाईपास कर जा रहा है लिवर को, बाईपास कर जा रहा है लिवर को। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू नहीं गया, वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो रेस्ट 50% है जो इंटरनल हेमोराइडल वेन से जा रहा है वो बाईपास नहीं करता है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए के थ्रू जाना पड़ता है। तो इस वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो रेयर केसेस में हम देते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इनको। थोड़ी सी अनप्लीजेंट ड्रग्स जो हैं वो भी इस रूट से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यूटेनियस रूट, अगेन हमने देखा कि हमने लोकल रूट्स में भी हमने देखा था स्किन पे क्रीम और ऑइंटमेंट्स अप्लाई करके हम एक्शंस ले रहे थे, लेकिन याद रखिए कि वो लोकल एक्शंस प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पे जो हम सिस्टमिक क्यूटेनियस रूट की बात करेंगे वो सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का और एक्शन सिस्टमिक प्रोड्यूस करेंगे। जनरली पैचेस होते हैं, तो ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम होता है, ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक पैचेस होते हैं। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस पैच की बहुत स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बाहर जो होती है इसकी एक बैकिंग फिल्म होती है, बाहर एक बैकिंग फिल्म होगी, उसके अंदर एक ड्रग रिजर्वायर होगा जहाँ ड्रग कुछ खास कंपाउंड्स के साथ एक बाउंड फॉर्म में रहती है। उसके नीचे एक माइक्रोपोर फिल्म होगी जिसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे जिनका डायमीटर फिक्स्ड होगा। उसके नीचे एक एडहेसिव फिल्म होगी जो चिपका के रखेगी और नीचे स्किन होगी। ये पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स में स्टिक की जाती है, लंबे समय तक स्किन रिलीज़ करती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कांस्टेंट रेट पे ड्रग रिलीज़ करती है। अब कांस्टेंट रेट पे कैसे रिलीज़ करेगी, तो आप ये सोचिए, ये जो माइक्रोपोर मेम्ब्रेन थी इसके जो होल्स थे इनका डायमीटर फिक्स है, इनका एरिया फिक्स है। तो भले ही कितना भी इस ड्रग रिजर्वायर में ड्रग भरी हो, लेकिन स्किन में उतनी ही जाएगी जितना ये माइक्रोपोर मेम्ब्रेन का जो पोर्स हैं वो अलाउ करेंगे। तो रेट हमारे पास फिक्स्ड होता है और कांस्टेंट होता है, लंबे समय तक हो सकती है, 2 से 3 दिन या कई बार वीक्स तक के लिए भी हो सकती है। अच्छा, एक नया क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत में जब हम पहली बार चिपकाएंगे तो इनिशियली कैसे मिलेगा स्किन को वो डोज। तो इनिशियली ये याद रखना होता है कि एडहेसिव लेयर में प्राइमिंग डोज, शुरुआत की डोज पहले से मिलाई हुई होती है। जो एडहेसिव लेयर आपने देखी, एडहेसिव फिल्म आपने देखी, वो उसमें पहले से प्राइमिंग लेयर मिलाई होती है। अगेन ये भी बाईपास कर जाता है लिवर को, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स दे सकते हैं इससे, और ये सारी इसकी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम की भी है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है आज भी और लोकल इरिटेशन कम कर सकती है। जो जीटीएन, अगेन आपने देखा था सबलिंगुअल टैबलेट्स में, यहाँ पे भी जीटीएन के पैचेस मिल सकते हैं जो लंबे समय तक आपको जीटीएन रिलीज करेंगे कांस्टेंट रेट पे। हमेशा याद रखना है कि ये कांस्टेंट रेट पे करेगी और बाईपास करेगी लिवर को। नेक्स्ट इज इनहेलेशनल रूट। अब इनहेलेशनल और नेजल रूट में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इनहेलेशनल रूट जहाँ पे हम ड्रग डिलीवरी दे रहे हैं सीधे एल्वियोलाई के पास। आपने एनेस्थेटिक गैसेस को देखा होगा, एनेस्थेटिक गैसेस जो एनेस्थीसिया दी जाती है वो सीधे
जो ड्रग पहुंचती है वो एल्वियोलाइज में पहुंचती है, और एल्वियोलाइज का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। एल्वियोलाइज का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो ड्रग एब्जॉर्प्शन काफ़ी रैपिड होता है। बिग सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई हेल्प इन क्वाइट रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड रैपिड एक्शन। बहुत तेजी से एक्शन होता है ड्रग का, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से। तो ये हम काफ़ी रैपिड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली हम बेसिकली वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस ही यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई में और किसी रूप में पहुंचना मुश्किल काम है। तो वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस पे ही इनका यूज़ लिमिटेड हो जाता है। एनेस्थेटिक गैसेस काफ़ी प्राइम एग्जाम्पल है इस रूट से देने के लिए। यहाँ पे भी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे भी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें भी एक परेशानी है कि अगर इरिटेंट वेपर्स हुए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। इरिटेंट वेपर्स हुए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेजल। अभी हम लोग डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे भी लिवर और गैस्ट्रिक जूसेस बाईपास हो जा रहे हैं, जैसे इनहेलेशनल में पास हुए। बहुत कम ड्रग्स हैं जो इस रूट से दी जाती हैं, जैसे नेफेरेलिन है, जीएनआरएच एनालॉग्स हैं, वो सारी इस रूट से दी जा सकती हैं। बहुत सारे ड्रग्स के लिए एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, इंसुलिन के लिए चल रहा है, बहुत इंसुलिन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अभी हम इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है इस रूट को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए। याद यही रखना है कि ये भी लिवर और गैस्ट्रिक जूसेस को बाईपास कर जाती हैं और ये भी क्विक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब हम आते हैं ये सारे इंटरल रूट, अब हम आते हैं पैरेंटरल रूट, जो कि बेसिकली इंजेक्टेबल फॉर्म में होगा, जो कि बेसिकली इंजेक्टेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इंजेक्टेबल फॉर्म वाले पैरेंटरल रूट। चलिए अब हम आते हैं IM, SC, IV और ID। IM इज इंट्रामस्कुलर, SC इज सबक्यूटेनियस, IV इज इंट्रावीनस एंड ID इज इंट्राडर्मल। 4 कॉमन रूट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और इन चारों की खासियत देख लेते हैं शॉर्ट में। चलिए IM से शुरू करते हैं। अब ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि IM का वैस्कुलेचर बहुत रिच होता है, बट एट द सेम टाइम सेंसरी नर्व सप्लाई बहुत कम होती है। तो अगर सेंसरी नर्व सप्लाई कम है तो यहाँ से जो भी पेन सिग्नल्स जाएंगे वो उनके जाने की संभावना कम है, तो लेस पेनफुल होंगे और माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स भी दी जा सकती हैं। इसी के साथ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। बड़ी मसल्स में दिया जाता है, ग्लूटियस में दिया जाता है, डेल्टॉइड में दे सकते हैं। और साथ में डिपो प्रिपरेशन क्या हुआ, एक साथ ढेर सारी ड्रग दे दी और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिपो प्रिपरेशन खास तरीके के प्रिपरेशंस होते हैं। नॉर्मल जो हम IM इंजेक्शन स्टैट के लिए लगाते हैं वो डिपो के लिए नहीं, उनके लिए अलग अलग प्रिपरेशंस आते हैं। तो याद रखिए रिच वैस्कुलेचर है तो एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। लेस नर्व सप्लाई है तो लेस पेनफुल होगा। थोड़ी मोड़ी इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं, डीपो प्रिपरेशन दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अवॉइड करना है पेशेंट्स में जो एंटीकोगुलेंट्स पे हैं। क्योंकि लोकल हेमेटोमा कॉज कर सकते हैं। लोकल हेमेटोमा इस रूट से हो सकता है। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस यहाँ पे क्या है, ये लेस वैस्कुलेचर और रिच सेंसरी नर्व सप्लाई। अब ये आपका, आप ध्यान देंगे तो IM का उल्टा है, यहाँ पे वैस्कुलेचर कम है और रिच सेंसरी नर्व सप्लाई है। ठीक है, अब ये कंपैरेटिवली जो इंजेक्शन होगा ये IM के कंपैरिजन में सुपरफिशियली ही दिया जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ स्लोअर होगा, वैस्कुलर सप्लाई कम है एज कंपेयर टू IM। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। और इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली नर्व सप्लाई ज़्यादा है, सेंसरी नर्व सप्लाई ज़्यादा है, तो पेनफुल कंडीशन ज़्यादा होगी। हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स दे सकते हैं, लेकिन एक्वा सस्पेंशन डिपो प्रिपरेशन भी दिया जा सकता है। बहुत बड़ा अमाउंट ड्रग नहीं दे सकते, डिपो प्रिपरेशन दे सकते हैं, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन हमेशा स्मॉल अमाउंट ड्रग दे सकते हैं क्योंकि नर्व सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते हैं। इस रूट की एक बड़ी खासियत है जो हमेशा काम आती है,
सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, क्योंकि कंपैरेटिवली सुपरफिशियल इंजेक्शन लगता है, तो सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल। तो आपने अगर इंसुलिन के बारे में सुना होगा, तो इंसुलिन इज गिवन सबक्यूटेनियसली, इंसुलिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यूज किया जाता है। और इंसुलिन पेंस के बारे में सुना होगा, पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है अपने लिए। ये रूट को हम अवॉइड करते हैं पेशेंट्स विथ शॉक। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स पहले ही वहाँ पे वेस्कुलेचर कम है, और शॉक में ब्लड वेसल्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगी, तो वहाँ से आपकी ड्रग ले जाना मुश्किल होगा, तो हमारा ड्रग का एक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज इंट्रावीनस, वेरी इंपॉर्टेंट रूट। क्यों? क्योंकि इमरजेंसीज में इससे फास्ट रूट नहीं मिलेगा। इमरजेंसी में क्यों? क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन पार्ट हटा दे रहे हैं। आप याद रखिए, बाकी हर जगह जहाँ भी आप दे रहे हैं वहाँ से ब्लड वेसल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड वेसल्स में, वेन्स में। यहाँ पे डायरेक्ट आप वेन्स में ही दे रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा की बात ख़त्म हो जा रही है, डायरेक्ट आपने वेन्स में एडमिनिस्टर कर दिया। इसी वजह से 100% बायोअवेलेबिलिटी है, 100% बायोअवेलेबिलिटी शरीर के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। काफ़ी क्विक होता है, काफ़ी क्विक है, इसीलिए इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। काफ़ी क्विक है, हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। याद रखिए, इसके पहले इंट्रामस्कुलर में माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स दे सकते थे, सबक्यूटेनियस में बिल्कुल भी इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट गेट्स डाइल्यूटेड विथ ब्लड। पहला रीज़न तो ये, क्योंकि ड्रग डाइल्यूट हो रही है, क्योंकि ब्लड फ्लो लगातार चल रहा है। और दूसरा, जो ब्लड वेसल्स का इंटीमा है वो इनसेंसिटिव होता है, इंटीमा इज इनसेंसिटिव, और जो ये ड्रग है डाइल्यूट होती जा रही है ब्लड के साथ, इसलिए हाईली इरिटेंट ड्रग भी इस रूट से दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी इस रूट की? जैसे कि मैंने सब पहले बताया, हर रूट की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, तो इसकी क्या प्रॉब्लम होगी? थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स इंक्लूडिंग इट्स वॉल्स, साथ में थ्रोम्बस के साथ ये हो सकती है। टिश्यू नेक्रोसिस, अगर ब्लड वेसल से वो एक्स्ट्रावेसेट हुआ जिस भी वजह से, तो टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है अगर एक्स्ट्रावेसेशन होता है। इसमें केवल एक्वस सोल्यूशन दे सकते हैं, केवल एक्वस सोल्यूशन दे सकते हैं, सिर्फ सोल्यूशंस याद रखिएगा, सस्पेंशंस नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि सस्पेंशन कैन कॉज एम्बोलिज्म, और एम्बोलिज्म ब्लड वेसल्स में बहुत ड्रामेटिक और बहुत फेटल इफेक्ट्स कॉज कर सकता है। तो सस्पेंशंस नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एक्वस सोल्यूशंस दे सकते हैं। एयर एम्बोलिज्म भी इसकी एक परेशानी हो सकती है, उसको भी ध्यान देना होता है, टेक्निक अच्छे से यूज़ करनी होती है। यहाँ पे हम कोई डिपो प्रिपरेशन नहीं यूज़ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार ब्लड फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट हम ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं, डिपो प्रिपरेशन वोंट वर्क हियर। इफ़ ड्रग इज शॉर्ट एक्टिंग, अब ये ध्यान से सुनिए, इफ़ ड्रग इज शॉर्ट एक्टिंग, कम समय में एक्ट कर रही है, और रिस्पॉन्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड, और रिस्पॉन्स एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ड्रग हम दे रहे हैं जो बीपी को घटा या बढ़ा रही है, तो हम बीपी को, ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं हर समय, और ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है। इस केस में इस रूट के थ्रू टाइट्रेशन आप समझते होंगे, टाइट्रेशन ऑफ द डोज इज़ पॉसिबल, घटा बढ़ा सकते हैं रिस्पॉन्स के हिसाब से। थोड़ा सा बढ़ाया, देखा कि रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, फिर थोड़ा घटाया, देखा रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है। इस हिसाब से ऑप्टिमल डोज हम डिसाइड कर सकते हैं इस रूट के थ्रू। तो अगर ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है और रिस्पॉन्स ईजिली में और एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, तो हम टाइट्रेट कर सकते हैं इस रूट से डोज को। वेरी यूज़फुल, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि एमरजेंसीज में हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एट द सेम टाइम रिस्की है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पहुंच सकता है, तो थोड़ी एक परेशानी है, लेकिन इमरजेंसी में इट इज़ द कॉमनेस्ट वे, मोस्ट इफेक्टिव वे। और लास्ट आता है इंजेक्टेबल में इंट्राडर्मल। तो ड्रग एडमिनिस्टर जो की जाती है, एक ब्लेब उठा के, स्किन का एक छोटा सा ब्लेब उठाते हैं, उसको उठा के उसके नीचे की जाती है ड्रग एडमिनिस्टर। अब आपने अगर बीसीजी का इम्यूनाइजेशन देखा होगा, तो इट इज़ एन इंट्राडर्मल इम्यूनाइजेशन, उसको इंट्राडर्मली किया जाता है। बहुत सारी ड्रग्स भी की जा सकती हैं, एग्जाम्पल इसका बीसीजी वैक्सीन है।
अब एक हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे कौन कौन सा रूट, कौन कौन सा इंजेक्टेबल रूट कहाँ देते हैं। तो ये ऊपर की लेयर एपिडर्मिस है, उसके नीचे डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, और ये आपकी जो है ये ब्लड वेसल्स है, वेन्स हैं जनरली। तो इंट्राडर्मल जो है जनरली एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस में ही के सुपरफिशियल पार्ट में, इंट्रावीनस डायरेक्ट वेन्स में, सबक्यूटेनियस जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके जस्ट निचले वाले हिस्से में, इंट्रामस्कुलर जो बिग मसल्स हैं उनके अंडर में, डेल्टॉइड हो गई आपकी, ग्लूटियस हो गई, इन सब जगहों पे दिए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंट्राडर्मल काफ़ी सुपरफिशियली दिया जाता है, ब्लेब उठा के दिया जाता है, और सबक्यूटेनियस भी कंपैरेटिवली आईएम के ऊपर दिया जाता है। तो इसीलिए सबक्यूटेनियस जो होता है सेल्फ एडमिनिस्टर करना आसान होता है। अब हम समरी देखते हैं शॉर्ट में। तो लोकल और सिस्टमिक रूट सिर्फ इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ड्रग एक्शन इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस करती है, लोकली प्रोड्यूस करती है या सिस्टमिकली प्रोड्यूस करती है। इंटरल जब भी हम कहते हैं मतलब थ्रू इंटेस्टाइन्स या जीआईटी के थ्रू जाएगा। पार इंटरल कहते हैं मतलब बाईपास कर जाएगा इंटेस्टाइन्स को। पार इंटरल में जनरली दो पार्ट हो गए, इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गई, नॉन इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गई। इंजेक्टेबल में आईएम, आईवी, आईडी, एससी सब हमने देख लिया। नॉन इंजेक्टेबल में सबलिंगुअल, इनहेलेशनल, नेजल, तीन हमने रूट्स देखे। नॉन इंजेक्टेबल में पार इंटरल 50% और रेक्टल जो होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास करता है, 50% को बाईपास कर देता है और 50% अंडर को जाता है। ये वो भी एक ध्यान में रखने वाली है। ओरल रूट जो होता है हमेशा कॉमनेस्ट रूट है, क्योंकि सेफ है, इकोनॉमिकल है, इजी है, लेकिन इमरजेंसीज में खास कोई यूज़ नहीं है इनका। आईवी 100% बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आप डाल रहे हैं, वीनस स्ट्रीम में डाल रहे हैं। आईएम याद रखिए, वेसल्स जो है ज़्यादा होती हैं, सेंसरी नर्व कम होती हैं, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। आईएससी सबक्यूटेनियस, एट द सेम टाइम वेसल्स कम होती हैं, वेस्कुलेचर कम होता है, सेंसरी नर्व्स ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे पेनफुल ज़्यादा हो सकता है। साथ में इनका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं हो सकता है कि अगर इरिटेंट ड्रग देंगे तो यहाँ पे पेन होने की संभावना ज़्यादा है। नाउ रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी, किस रेट से ड्रग डिलीवर हो रही है ये कंट्रोल कर सकते हैं आईवी और इनहेलेशनल रूट्स में। इनहेलेशनल रूट में आपको ये भी याद रखना होगा कि जब तक हम वोलेटाइल गैसेस देते हैं या जो भी एनेस्थेटिक गैसेस हम दे रहे हैं, जैसे ही हम उसको रोकते हैं तो ड्रग जो हमने दी है एडमिनिस्टर की वो डिफ्यूज बैक भी होती है। इनहेलेशनल रूट की एक खासियत है कि जैसे हमने उसको रोका तो वो डिफ्यूज बैक होगी। तो जब हम आपको आगे सेकेंड गैस इफेक्ट और बाकी सारी चीज़ें डील करेंगे, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया डील करेंगे, तब इन सब बातों में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, सबक्यूटेनियस रूट कैन बी यूज विद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल है इंसुलिन। तो इतना कुछ शॉर्ट में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आगे हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर अपडेटेड रहिए ताकि हम लोग इसमें कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, थैंक्स।